Exam Cracker. I am Seher and I am your economics tutor. So students, in the last video we were doing production function and I left you with one question, and that question was कि कौन सी stage में we have discussed the 3 stages in the previous video, and मैंने उसमें आपसे एक question किया था कि कौन सी stage में stage 1 जहाँ पे increasing returns हैं, stage 2 जहाँ पे diminishing returns हैं, या फिर stage 3 जहाँ पे हमारे negative returns हैं. I asked you a question कि being a producer मैं इन तीनों stages में से कौन सी stage में जो है वो रुकूंगी, कहाँ पे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को अपने फिक्स्ड फैक्टर के साथ जो है बार बार कंबाइन करना जो है वो स्टॉप कर दूंगी. एंड स्टूडेंट्स, आई मस्ट अप्रिशिएट जितनों ने भी मुझे कमेंट किया है, एवरीवन वाज राइट दैट अ कंज्यूमर इज़ गोइंग टू स्टॉप इन द स्टेज 2 which is this particular stage. एंड हमने ये पूरा ग्राफ जो है इट इज़ इन द प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक इट अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो. सो वाई स्टूडेंट्स, कुछ को डाउट भी था कि क्यों हमारा जो प्रोड्यूसर है वो स्टेज 2 में रुकेगा और क्यों 1 या 3 में नहीं रुकेगा. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट टू यू गाइज. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेज 1 जहाँ पे दो हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो आ रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास जो है हमारे फैक्टर्स को यूटिलाइज करने का भी चांस है. सो इसीलिए प्रोड्यूसर जो है वो स्टेज 1 में जो है वो वहाँ पे नहीं रुक सकता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर को, हमारे वेरिएबल फैक्टर को यूटिलाइज करने का मोर एंड मोर अभी भी चांसेस हैं. एंड वही जो चांसेस हैं जिनको लेके प्रोड्यूसर जो है वो स्टेज 2 में एंटर करता है, वो स्टेज 3 में क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न कि अगर स्टेज 3 में जाएगा उसका मतलब क्या है, उसकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है. दैट इज़ द रीज़न कि हमारा एक प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में अपने आप को बैलेंस महसूस करेगा. वाई? क्योंकि बेशक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे है, बट स्टिल हमारा टीपी जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न हम ना ही स्टेज 1 में स्टिक करेंगे और ना ही स्टेज 3 में स्टिक करेंगे. एंड द आइडियल पोजिशन फॉर योर प्रोड्यूसर विल बी योर स्टेज 2. एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, आप सबने ही वो आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है. सो नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर सेम टॉपिक, दैट इज़ योर प्रोडक्शन फंक्शन, एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस टॉपिक. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. सो स्टूडेंट्स, हमने कल डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड वो मैंने सेम ही यहाँ पे अभी लिखा है दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज दैट इट स्टेट्स एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, अ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम वेयर योर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. तो ये हमने कल आराम से इसको हमने जो है वो डिस्क्राइब किया है, समझा है. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लॉ की एजम्पशंस देखने वाले हैं कि किन एजम्पशंस पे ये लॉ जो है वो वर्क करता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी हियर कि हमारे कौन सी एजम्पशंस हैं जिस पे जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो वर्क करता है. योर फर्स्ट एजम्पशन इज दैट रेशो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड. सो ये तो हमने स्टूडेंट्स टेबल से ही नोटिस कर लिया है कि रेशो जिसमें मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, 2 टाइप्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. एक है हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो ये लॉ कह रहा है कि जिस रेशो में हमारा फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज हो सकता है. एंड येस, दैट इज़ अ केस. अगर हम कल का टेबल देखेंगे तो आप देखेंगे फिक्स फैक्टर क्या थे हमारे 1 1 1 1 एंड 8 टाइम्स आई हैव रिटन 1 इन दैट पर्टिकुलर थिंग. वो फिक्स है, उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी. ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा फैक्टर है जो कि वेरिएबल फैक्टर है वो आराम से चेंज हो सकता है. एंड हमारी रेशो कभी 1:2 भी बन सकती है, कभी 1:8 भी बन सकती है. सो अनडाउटेडली ये एक अजम्पशन है जिस पे ये लॉ हमारा बेस्ड है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम अपना सेकेंड एजम्पशन देखेंगे विच इज़ यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट. नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट वी मीन कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न के बाद डिमिनिशिंग या फिर नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें हमारी वेरिएबल फैक्टर की गलती है, उसमें हमारी लेबर की गलती है कि लेबर इतनी एफिशिएंट नहीं है. हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंट नहीं है. इंस्टेड हम ये एज्यूम करते हैं कि हर एक यूनिट, जितनी भी यूनिट्स की इंक्रीमेंट हो रहा है वो सभी इक्वल ही एफिशिएंट हैं. हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ये किसी की गलती या किसी की वीकनेस की वजह से हो रहा है. इंस्टेड हम कहते हैं कि जितना भी वेरिएबल फैक्टर है वो सब
का सब जो है वो इक्वली ही एफिशिएंट है। और हमारा जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो क्यों आता है? हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो आता है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर की वजह से। हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न इस वजह से नहीं आता कि हमारी लेबर एफिशिएंट नहीं है या हमारा वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंट नहीं है, इंस्टेड वो इसलिए आता है कि वो सब तो एफिशिएंट है लेकिन जो फैक्टर फिक्स है वो और बढ़ या घट नहीं सकता। तो ये एक हमारा अनदर assumption ऑफ द लॉ है। थर्ड अगर हम assumption की बात करेंगे तो थर्ड assumption है दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को हम कह रहे हैं कि जब भी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो थर्ड assumption क्या है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो अल्टीमेटली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट में। सो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रही है। आई होप दिस मच इज clear to you, and now we are going to focus on the causes of our increasing return to factor and causes of the diminishing returns to the factor. So students, I have written 3 causes of the increasing return to factor जो कि हमें मिलते हैं स्टेज 1 में। उनका क्या रीज़न है? उनका रीज़न है नंबर 1 फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में अभी भी चांसेस हैं। जैसे जैसे हम एरिया को जो है एक एरिया लेके चलेंगे और जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर का यूनिट उसमें डालते जाएंगे, विच मीन्स हम उस एरिया को अभी और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेज में क्या है? हमारे पास फर्स्ट स्टेज में स्कोप है। स्कोप किसका? फुलर यूटिलाइजेशन का। सो दैट इज़ द रीज़न हमें क्या मिलता रहता है, विद ईच एक्सेसिव यूनिट हमें इंक्रीज मिलता रहता है। नेक्स्ट रीज़न क्या आ जाता है? इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो डेफिनेटली जब हम बात करें इतने एरिया की और इतना उसमें अभी लेबर जो है वो यूज़ हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर यूज़ हो रहा है, तो जैसे ही ये बढ़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में इंक्रीज़ आ जाएगा ना। वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं एफिशिएंसी बढ़ रही है। और टिल द टाइम यहाँ पे नहीं पहुँच जाते तब तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न ही मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अभी भी हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन का पॉइंट 1 का फुलर यूटिलाइजेशन का स्कोप है, अभी ये पूरी लैंड यूटिलाइज नहीं हुई है। दैट इज़ द रीज़न हमें स्टेज 1 में क्या मिलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और थर्ड रीज़न क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हम लगा के चल सकते हैं? लैंड एंड लेबर। सो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अभी रेशो होता है एक लैंड और लेबर का, हम लगा के चल सकते हैं। एक प्रॉफिट रेशो होता है, एक मिनिमम रेशो होता है कि हाँ अगर इस लैंड पे इतने लोग काम करते हैं तो लैंड की कंडीशंस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी या फिर ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग कि जब हम बोल रहे हैं कि अभी यूटिलाइजेशन का स्कोप है, विच मीन्स लैंड और लेबर का आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस कॉजेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि अब इंक्रीज के बाद डिमिनिश क्यों होना स्टार्ट हो जाता है। डिमिनिश इसीलिए स्टार्ट हो जाता है क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स है। आप लेबर तो लगाते रहोगे, आप वेरिएबल फैक्टर तो लगाते रहोगे, बट लैंड तो इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते ना। सो उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि हम कंस्ट्रेंट हैं, हम रिस्ट्रिक्ट हैं, हम एक चीज़ बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरी नहीं बढ़ा सकते। सो दैट इज़ द रीज़न डिमिनिश स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है हमारा रिटर्न्स। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। सो स्टूडेंट्स, अगेन इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि हमारा वेरिएबल फैक्टर जो है वो कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारी कैपिटल के लिए। एंड थर्ड क्या आ जाता है? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। सो डेफिनेटली जब हम इंक्रीज़ करते जाएंगे और एरिया लिमिटेड होता जाएगा और हम लोग जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या सिचुएशन आ जाएगी? ज़्यादा वियर एंड टियर, ठीक है, ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा ओवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लेसेस, एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। सो उससे क्या हो जाएगा? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। सो दीज आर द 3 रीजन्स फॉर वाई वी गेट increasing returns to factor, and these are the 3 reasons that why we get diminishing returns to the factor.
सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, आई विल सजेस्ट आप वो देखो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अनदर रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज बिटवीन योर एवरेज प्रोडक्ट एंड योर मार्जिनल प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, इतना तो हमें क्लियर है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है. हमारा एवरेज प्रोडक्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन दी वेरिएबल वन. टोटल प्रोडक्ट क्या है? दैट इज योर समिशन एमपी. MP क्या है? योर TPN minus TPN minus 1. So I am not going to repeat our relationship between marginal product and total product. For that you can refer to the previous video, but I am going to share the relationship between your average product and your marginal product. So students, quickly हम इसको wind up करेंगे. एक बहुत ही ये सिंपल है, बट उसी के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स जानना बिटवीन योर AP एंड MP एंड योर TP एंड MP. और TP और MP का हमने ऑलरेडी कवर किया है. सो स्टूडेंट्स, बाय द ग्राफ, ये है हमारी TP कर्व, टोटल प्रोडक्ट की कर्व. ये है हमारी MP कर्व, ये वाली. दिस इज आवर MP कर्व, एंड ब्लैक में है हमारी AP कर्व. ठीक है, इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करके व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, हम क्या रिलेशनशिप बिटवीन योर AP एंड योर MP एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वो रिलेशनशिप हैं ये 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स. फर्स्ट रिलेशन इज दैट योर AP इज इंक्रीजिंग व्हेन MP इज ग्रेटर देन योर AP. यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये देखेंगे, ये क्या है? ये हमारी AP है. मेरा AP इंक्रीज हो रहा है, राइट? कब? जब तक मेरा MP AP के ऊपर है, ग्रेटर है उससे, तो AP जो है वो इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. AP डिक्रीजेज व्हेन MP इज लेस देन योर AP. अब देखेंगे, यहाँ तक तो ये इंक्रीज कर रहा था, बट ये देखो यहाँ पे ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया. किस कंडीशन पे? जब MP जो है वो AP के नीचे आ गया है, जब MP जो है वो AP से कम हो गया है. सो अनदर कंडीशन इज decreases when MP is less than your AP. Now when we talk about the third relation, AP is maximum when your AP is equal to your MP. हम कह रहे हैं कि जब MP और AP इक्वल है, हमारा AP क्या रहेगा? वो मैक्सिमम रहेगा. एंड वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स जहाँ पे MP जो है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, वो AP को कट कर रहा है, जो कि है ये पॉइंट A. सो वी आर सेइंग कि इस A पॉइंट पे, जैसे कि अगर मैं ये ड्रॉ कर दूँ आपको, तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा AP जो है आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स कहाँ पे ज़्यादा है? वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे हमारा AP इज इक्वल टू MP. एंड योर फोर्थ रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP सेज दैट योर मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव. जो हमने कल की एक टेबल में बताया भी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है. लेकिन AP डिक्रीज तो हो सकता है, बट कभी भी हमारा वो नेगेटिव में नहीं जाएगा. AP इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. सो मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव, बट AP इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव. It will always remain positive. So students, with this we are done with our theory of production functions and its laws. If you have any doubts, you can share me in the comment section, and just take a screenshot of this one, revise and keep your preparations high, and I will see you in my next video. Thank you.